हेलो एवरीवन। आज हम अपने बीपीएससी के मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये आपके 67 बीपीएससी में GS1 का क्वेश्चन है जो पूछा गया था और इसे हम कवर करेंगे। और ये फिलहाल आपके एडिटोरियल में भी था, मतलब इसी साल। तो क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड गिव योर आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट। तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और इसका यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले आपको तो इसका कंसेप्ट बताना है कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, और आपको इसके बोल सकते हैं पक्ष में और इसके विपक्ष में कुछ पॉइंट्स देने हैं। तो आप स्ट्रक्चर में आपका कैसा रहेगा, आप इसके कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग को बताएंगे, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स इनके फॉर एंड अगेंस्ट में देंगे। तो आर्ग्यूमेंट्स देने के बाद आप चलेंगे वे अहेड, योर सजेशन, योर स्टैंड और डिफरेंट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट से डेटा अगर आपको पता है तो वो बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आज बताई जाएंगी। हम ये क्वेश्चन को करते हैं और इसका जो कंटेंट है अभी हाल फिलहाल में ही बोल सकते हैं आपके ये सितंबर मंथ में एक एडिटोरियल आया था। उस एडिटोरियल में लिखा था वन नेशन वन इलेक्शन, बेटर फॉर वोटर एंड बेटर फॉर सिटीजन। तो ये आपका जो एडिटोरियल से ही कंटेंट है लिया गया है। अब देखिए, अब आप बताएंगे पहले कंसेप्ट एंड मीनिंग। तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन में चलेगा द सेंट्रल आइडिया और द मेन आइडिया बिहाइंड दिस वन नेशन वन इलेक्शन इज टू सिंक्रोनाइज द टाइमिंग ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस। तो आपके ये जो लोकसभा या राज्य विधानसभा के जो इलेक्शंस होते हैं, मेन पर्पस यही है कि इन दोनों के जो इलेक्शंस हैं उनको एक ही टाइम पे किया जाए। और हमारे कंट्री में जो हर साल, मतलब जैसे अभी क्या होता है, लोकसभा के लिए इलेक्शन हो रहा है, फिर उसके बाद किसी ना किसी स्टेट का इलेक्शन होते रहता है। तो ऐसे करके हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसको कम किया जाए। आपने यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन बता दिया, उसके बाद आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि ये जो कंसेप्ट है, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ 2 ही पार्ट पूछा गया है, तो आप इस पार्ट को थोड़ा और इलेबोरेट कर सकते हैं। दिस कंसेप्ट वॉज इन प्रैक्टिस टिल 1967। मतलब ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन था, तो ये देखिए इलेक्शन की बात ही आपकी 1951 और 1952 से शुरू हुई है, वहीं से आपका इलेक्शन स्टार्ट हुआ है। तो जब आपके इलेक्शन स्टार्ट हुए थे तो लोकसभा के लिए इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शंस एक साथ स्टार्ट हुए थे। तो ये जो साइकिल था ये 1967 तक तो बड़े अच्छे से चला, लेकिन उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स होने लगे, डिफेक्शंस देखने को मिली, डिसमिसल्स देखने को मिले, डिसोल्यूशन देखने को मिले लोकसभा वगैरह के साथ। के साथ आपका इमरजेंसी का भी फेज आता है 1971 में। इन सब चीज़ों की वजह से हमारा जो ये साइकिल था ना साइमल्टेनियस इलेक्शन का, वो टूट गया। और फिर उसके बाद क्या होने लगा, हर साल इलेक्शन होने लगे। तो अब ये आपने इंट्रोडक्शन बता दिया, थोड़ा सा और आप इसे यहाँ पे बता रहे हैं कि आपका जो पहला जनरल इलेक्शन था 1951-52 में चला, उसके बाद ये आपके 3 सब्सिक्वेंट जो जनरल इलेक्शन थे तब तक कंटिन्यू रहा, 1957, 1962, 1967। तो मतलब आप देखेंगे कि ये 1967 तक बिल्कुल सही चला। लेकिन प्री मैच्योर डिसोल्यूशन, आप जानते हैं कि कुछ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हमारे जो जितने भी स्टेट में हैं, हर साल तो वहाँ पे भी इलेक्शन होता है। तो जितने भी स्टेट्स हैं कहीं ना कहीं हमें डिसोल्यूशन देखने को मिला, जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनका डिसोल्यूशन देखने को मिला। इसी वजह से हमारा ये साइकिल डिस्टर्ब हो गया, ब्रेक हो गया। तो आपने यहाँ पे बता दिया, एक हिंट आपने बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे दिया। आप इसे अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो आपका ये कंटेंट रहेगा। लेकिन आपको फोकस कहाँ करना है, आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट। तो आप उसके बाद बताएंगे कि हमें साइमल्टेनियस इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है। आप यहाँ बताएंगे कि नीति आयोग ने अपने एक रिपोर्ट में बोला था कि ये जो इलेक्शंस हैं, अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम देखते हैं हर साल हमारे देश में कहीं ना कहीं इलेक्शन हमको देखने को मिलता है। ये ऐसा कंसेप्ट हो गया है, वन इलेक्शन वन ईयर, ऐसा कंसेप्ट हो गया है। आप ये चीज़ बताएंगे और नीति आयोग की इस रिपोर्ट को मेंशन करेंगे। उसके बाद हर स्टेट में ये एक ऐसा फेज आजकल चल गया है कि हर स्टेट में आपको इलेक्शन हर साल देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं इलेक्शंस हर जगह आपको देखने को मिल रहे हैं, और इसकी वजह से हमें काफ़ी सारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिसएडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप वही डिसएडवांटेजेस से कंटिन्यू करेंगे कि वाई यू आर सपोर्टिंग द साइमल्टेनियस इलेक्शन। क्यों आप ये बोल सकते हैं एक साथ चुनाव और बोल सकते हैं एक देश और एक इलेक्शन, तो क्यों फोकस कर रहे हैं। आप यहाँ बताएंगे पहला रीज़न, इकोनॉमिक बर्डन। इकोनॉमिक बर्डन, यहाँ पे आपका जो कॉस्ट है इलेक्शंस का, आप जानते हैं कि जितने भी इलेक्शंस होते हैं सब में आपका कॉस्ट जाता है। तो आप यहाँ बताएंगे कि एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी हैज़ टू बी रेज्ड फॉर एवरी इलेक्शन। आप जानते हैं कि जितनी बार इलेक्शन होता है आपको बहुत सारा अमाउंट आपका सिक्योरिटी मेंटेन करने में, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने में, ईवीएम सेटअप करने में और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको लगाने में,
और ये बोल सकते हैं जो भी आपका पोल है, जो भी आपका यहाँ पे इलेक्टोरल रोल वगैरह है, वो सारी चीज़ें प्रिपेयर करने में बहुत टाइम जाता है, आपका यहाँ पे बहुत सारा इकोनॉमिक कॉस्ट जाता है। तो ये कम हो जाएगा, मतलब ये जो इकोनॉमिक बर्डन है इसको कम करने के लिए हमें साइमल्टेनियस इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लगभग आप बोल सकते हैं बिहार में 300 करोड़ रुपए तक का खर्च होता है, मतलब ऑलमोस्ट जब भी इलेक्शंस होते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो अमाउंट आप यहाँ पे खर्च कर रहे हैं इसको हम अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए लगा सकते हैं। ये जो हर साल हमारे बिहार में इलेक्शंस देखने को मिलते हैं, किसी ना किसी वजह से कुछ ना कुछ इलेक्शन देखने को मिलता है, सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन देखने को मिलता है। तो ये जो हम इलेक्शंस में खर्च कर रहे हैं, यहाँ से अमाउंट सेव करके हम अपने स्टेट, हम अपने कंट्री के डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में आप यहाँ बताएंगे कि हम जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सुरक्षा बल हैं, जिन्हें हम बॉर्डर पे हमें जिन्हें रखना चाहिए, जो कि बॉर्डर पे रहते हैं, हम उनको वहाँ से मतलब जो इनका काम है उस काम से हटाकर हम इन्हें इलेक्शन ड्यूटी पे लगा देते हैं। हम जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं इलेक्शंस के टाइम पे। तो ये है कि क्रॉस कंट्री के डिप्लॉयमेंट से हटा रहे हैं, मतलब अपने बॉर्डर के सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और ये जो इनका काम है, नॉट ओनली सिक्योरिटी फोर्सेस, हम बहुत सारे यहाँ पे ऑफिसर्स को इलेक्शन ड्यूटी पे लगाते हैं। तो जो उनका काम है उनसे हटा के हम अपने इलेक्शंस की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये आप रीज़न बताएंगे। उसके बाद आप बोलेंगे पॉलिसी पैरालिसिस। अब ये देखने को मिलता है क्योंकि पॉलिसी कंटिन्यू नहीं रह पाती। एक साल कोई गवर्नमेंट है, मतलब अगर ये साइमल्टेनियस इलेक्शन रहेगा तो जब एक बार में इलेक्शंस दोनों के लिए होगा तो पॉलिसी हमारी कंटिन्यू रहेगी, हम प्रोग्रेस देख पाएंगे कि कैसा चल रहा है। और अगर हम ये पॉलिसी, मतलब अगर हम ये साइमल्टेनियस इलेक्शन पे नहीं जाते हैं और अभी की स्टेट की बात करें तो कहीं ना कहीं एक सेंट्रल लेवल पे पॉलिसी आती है, उसको काउंटर करने के लिए स्टेट अपनी एक पॉलिसी लेकर आती है। स्टेट पे अगर पॉलिसी है तो उसको काउंटर करने के लिए सेंट्रल पॉलिसी लेकर आती है। और अगर कहीं पर डिसोल्यूशन है तो उसके बाद वो पॉलिसी कंटिन्यू नहीं रहती, नई पॉलिसी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे पॉलिसी जो है आपकी नहीं कंटिन्यू हो पाती है। और साथ के साथ इलेक्शंस की वजह से कोई भी नई पॉलिसी अनाउंस नहीं करते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक बार आ जाता है, क्योंकि देखिए जब भी आप इलेक्शन की बात करें तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है, मतलब वो काम करने लगता है। अब जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है तब से ये बोला जाता है कि कोई भी नई पॉलिसी हम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप ये इलेक्शंस और ये मतलब अगर आप साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं करेंगे तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो हर बार चलता रहेगा, क्योंकि इलेक्शंस होते रह रहे हैं। तो हम कोई भी पॉलिसी अनाउंस नहीं कर पाएंगे और ना ही वो एग्जीक्यूट हो पाएगी ढंग से। उसके बाद है नेक्स्ट फोकस्ड गवर्नेंस। फोकस्ड गवर्नेंस में आप यहाँ बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मतलब बोल सकते हैं कि कहीं कहीं पे इलेक्शंस जो हैं वो हर 3 महीने में देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पे गवर्नेंस की तरफ फोकस नहीं है, वहाँ पे इलेक्शन की तरफ फोकस है। पूरा का पूरा जो अटेंशन है वो हमारे इलेक्शंस की तरफ जाता है। तो हम ये अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन आ जाएगा तो क्या होगा, इलेक्शंस हो रहे हैं 5 साल में एक बार सेंटर के लिए और स्टेट के लिए, तो सारा का सारा जो मतलब आपका वन टाइम इलेक्शन होगा। मतलब फिर उसके बाद सारा का सारा फोकस हमारे कंट्री के जो भी इश्यूज़ हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और बोल सकते हैं जेंडर इनइक्वालिटी, हम इन सब की तरफ फोकस कर पाएंगे, हम गवर्नेंस अच्छे से कर पाएंगे, लोगों की नीड्स को समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सिर्फ हर साल इलेक्शंस ही होते रहे, पूरा ध्यान इलेक्शंस की तरफ है, पूरा ध्यान कैसे हम अपनी पार्टी को मेंटेन करें, इन सब की तरफ जाएगा। तो आप ये लिख सकते हैं कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन आएगा तो फोकस्ड गवर्नेंस हो सकता है। रिड्यूस डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, इसे हमने डिस्कस करा था। एंड ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग, डिफेक्शंस आपको कम देखने को मिलेंगे, वरना आप बोल सकते हैं कि मतलब डिफेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। साथ के साथ महागठबंधन टूटते हुए आप देखते हैं कि पार्टी आई, उसके बाद कुछ महीनों बाद वो गठबंधन टूट जाता है, फिर दूसरा गठबंधन देखने को मिलता है। तो आप ये सब चीज़ें बता सकते हैं कि अगर ये होगा तो हॉर्स ट्रेडिंग कम होगी, एंटी डिफेक्शंस आपको कम देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो इलेक्शंस हैं वो अगर एक ही समय पे होंगे, डिफेक्शंस आपको कम देखने को मिलेंगे। जो लोग हैं वो अपनी पार्टी को स्विच नहीं करेंगे। और यहाँ पे आपको जो फ्रीबीज हैं, जो आपको सब्सिडीज़ वगैरह दी जाती है, हर साल दी जाती हैं टू जस्ट गेट द वोट, सिर्फ वोट के लिए दी जाती हैं, आपके डेवलपमेंट के लिए नहीं दी जाती हैं। तो वो फ्रीबीज थोड़ी कम होगी और आपके डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप फॉर में एक्सप्लेन करेंगे। जो भी अपने फॉर वाले रीजंस हैं उसको देखने के बाद हम अगेंस्ट पे चलेंगे। मतलब आपने फॉर के बारे में एक्सप्लेन कर दिया सारे पॉइंट्स को डाल के। अब अगेंस्ट की तरफ देखेंगे कि वाई वी आर नॉट सपोर्टिंग दिस साइमल्टेनियस इलेक्शन, क्यों हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले है लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, तार्किक चुनौतियाँ। क्या चुनौतियाँ आएंगी,
ईवीएम्स, इतने सारे ईवीएम्स आपको डिप्लॉय करने पड़ेंगे। हमारे पास इतने सारे ईवीएम्स नहीं हैं, आपको ये सारे ईवीएम्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा। साथ ही साथ बहुत सारे आपको जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो जो इलेक्शन कमीशन है उसको ये सारी चीज़ें मैनेज करने में, इतना मैसिव एक्सरसाइज मैनेज करने में काफ़ी डिफिकल्टीज हो सकती हैं। उसके बाद है अगेंस्ट द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म। हम बोलते हैं कि इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, हम फेडरलिज्म की बात करते हैं। तो ये जो स्टेट्स की इलेक्शंस हैं उन सबको मतलब एक बार कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे यूनियन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो हम एक बोल सकते हैं कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है ये फेडरलिज्म के कंसेप्ट के साथ सही नहीं बैठ रहा है। ये आर्टिकल 1 जो है, इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स और फेडरल कंट्री, इसको वायलेट करता है। तो यहाँ पे हम स्टेट की मर्जी को नहीं देख रहे हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि सारा इलेक्शंस एक बार में करवा रहे हैं। उसके बाद लीगल चैलेंजेस, अगर आपको ये अगर वन नेशन वन इलेक्शन को करना है तो इसके लिए आपको आरपीए एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा। साथ के साथ 50% स्टेट्स का रेटिफिकेशन, उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये सारे लीगल चैलेंजेस आएंगे। उसके बाद रीजनल इंटरेस्ट को आप अंडरमाइन करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि देखिए जो भी हमारे रीजनल इंटरेस्ट है उसको कौन एड्रेस करता है, उसको स्टेट्स एड्रेस करती हैं। तो आप जब ये इलेक्शन सिर्फ एक बार करवा रहे हैं तो हमारी जो रीजनल इंटरेस्ट है उन पर हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। डिमिनिश्ड अकाउंटेबिलिटी, अब एक बार सरकार बन गई तो वो टेंशन फ्री हो जाएंगे कि हमें तो 5 साल तक रूल करना है, चाहे हम सेंटर पे हैं, जो भी स्टेट पे है, तो वो 5 साल तक कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ नहीं लेंगे। तो ये सारी, वरना क्या होता है कि अगर कोई पार्टी सेंटर पे है और स्टेट पे करने के लिए वो अपने कुछ डिफरेंट स्कीम्स लेकर आते हैं, खुद को अकाउंटेबल प्रूव करने के लिए वो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेते हैं। तो ये आपको इसके नेगेटिव रीजंस हैं जो देखने को मिलेंगे। कि आपने यहाँ पे फॉर एंड अगेंस्ट के बारे में बता दिया है, अपने जो भी इसमें आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में वो आपने पूरी तरीके से कवर कर लिया है। अब आप यहाँ वे अहेड में थोड़ी और बातें बताएंगे कि आपके क्या सजेशंस हैं, क्या सुझाव हैं, कि आप चाहते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उनके बीच में एक कंसेंसस होना चाहिए, सबके परमिशन से ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, सब सारे वोटर्स के बीच में एक अवेयरनेस फैलाना चाहिए, और ये साइमल्टेनियस इलेक्शन से क्या क्या फ़ायदा है, हमारी डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस होगा, ये सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे बताएंगे कि हम कैसे कर सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम ला सकते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हम, अगर कभी साइकिल मिसमैच होती है लोकसभा और ये स्टेट असेंबलीज की, तो हम उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एड्रेस कर सकें। एक लीगल फ्रेमवर्क बनाएं कि हमारे अगर नो कॉन्फिडेंस मोशंस हो रहा है या फिर हमें प्री मैच्योर डिसोल्यूशन देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए कि कोई भी मतलब एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन देखने को मिला फिर आपका ये साइकिल डिस्टर्ब हुआ। एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए जिससे ये सारी चीज़ें एड्रेस हो सके। उसके बाद हमें ईवीएम्स पे फोकस करना है, वीवीपैट मशीन्स पे फोकस करना है, पोलिंग बूथ, सिक्योरिटी पर्सनल, इन सब में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। और उसके बाद आप देखिए, आपने ये सारे सजेशंस दिए, फिर बाद में आप कंक्लूजन में बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट को इतने जल्दी ये वन नेशन वन इलेक्शन नहीं इंप्लीमेंट करना चाहिए, थोड़ा फीडबैक लेना चाहिए लोगों से, पार्टी से, और जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं सबसे, जितने भी लोकल पार्टीज़ हैं उन सबसे, कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, कब इसके सही समय है कि हम इसे लाएँ, और कितने मतलब पूरे बोल सकते हैं एक नॉर्मल पोल करवा सकते हैं, हमारे देश की जनता से भी हम इसमें अपने जो उनके विचार हैं वो ले सकते हैं। और इसके बाद इंडिया को डिसाइड करने दिया जाए कि वन नेशन और वन इलेक्शन को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये आपका कंक्लूजन रहेगा जो कि न्यूट्रल रहेगा। तो आपने यहाँ पे अपने पक्ष में विपक्ष में जो भी पॉइंट्स है बताए, आपने अपने सजेशंस दिए कि अगर हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या क्या हमें चीज़ें रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें हमें फुलफिल करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे कंक्लूजन बताएंगे। तो ये देखिए आपका हिंदी एंड इंग्लिश है, इसी वजह से ये थोड़ा सा आपको लेंदी देखने को मिला है, वरना ये आपके एक पेज में आएगा। एक चीज़ और, आप यहाँ सजेशंस में बता सकते हैं कि आप किस तरीके का चाहते हैं, मतलब आप क्या चाहते हैं कि सारा इंग्लिश एक तरफ हो और सारा हिंदी एक तरफ। तो देखिए अगर ऐसा होगा तो हम हिंदी में ये स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो यहाँ पे हम इंग्लिश के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हम नहीं दे पाएंगे, वो थोड़ा देने में हमें दिक्कत हो सकता है। तो फिर अगर आपको ये सिर्फ नॉर्मल हिंदी के कंटेंट मिलता रहेगा, मतलब ये जो हम फ्लो चार्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि इस तरीके से आपको ऐसे करके आप लिख सकते हैं, तो ये जो भी फ्लो चार्ट डायग्राम्स हैं वो भी अगर आप चाहते हैं कि हिंदी मीडियम में प्रोवाइड हो तो आपको फिर ऐसे ही कंटेंट दिया जाएगा, जहाँ जहाँ पे इंग्लिश लिखी है उसके बाद हिंदी दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश को एक तरफ किया जाए, हिंदी का अलग से आंसर दिया जाए, तो हम हिंदी में ये थोड़ा स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो जो भी आपके व्यूज़ हैं, जो भी आपके फीडबैक हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस तरीके से चाहिए। तो
थैंक यू।